हेलो बच्चों, नमस्कार। इसके पहले के तीसरे लेक्चर में हमने आपको एटम के बारे में आगे बताया कि कैसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं और कैसे उस मॉलिक्यूल्स के द्वारा हमारी पूरी लाइफ फॉर्म होती है, हमारी बॉडी फॉर्म होती है। हाउ द मॉलिक्यूल्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन आवर लाइफ, इन द फॉर्मेशन ऑफ आवर बॉडी। नाउ वी शैल कंटिन्यू इन दैट डायरेक्शन and proceed on. And today I would like to tell you about the forces which are acting inside the atom. एटम के अंदर जो बल लग रहे हैं जिससे एटम अपने संतुलन में है, बैलेंस में है, हाउ दे आर वर्किंग इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द एटम एंड इनसाइड द न्यूक्लियस। बच्चों, आपने देखा होगा, हमने बार बार ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, 50,000 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है। अब बताइए कि इतना, ये देखिए हमारे हाथ में एक छोटा सा फैन है और इसमें 4 ब्लेड्स दिख रहे हैं। बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अगर हम इसको खूब स्पीड में चला दें तो आप देखिए क्लाउड की तरह फॉर्म करता है। देखिए हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल क्लाउड की तरह यहाँ फॉर्म हो रहा है। ये नहीं पता चल रहा है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर है। अब नाउ यू इमेजिन कि इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है, कितना छोटा है, और वो इतनी स्पीड से चल रहा है, तो उसका ओरिएंटेशन स्पेस में कितना फास्ट होगा। वो कहीं भी एक क्लाउड की तरफ फॉर्म कर रहा है 3 डायमेंशन में, और उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स का ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। अब हम आज ये बताएंगे बच्चों कि एटम में फोर्सेस कैसे वर्क करते हैं। आप जानते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड बलों के द्वारा कार्य करता है, और वर्तमान में जो वैज्ञानिकों ने खोजा है अब तक की रिसर्च में कि फोर्सेस ऑफ द नेचर, देयर आर मेनली 3 काइंड ऑफ इंटरेक्शंस इन द नेचर, आर फोर्सेस इन द नेचर। लुक हियर, फर्स्ट इज ग्रेविटेशन, सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एंड थर्ड इज न्यूक्लियर। न्यूक्लियर के 2 पार्ट हैं, वन इज वीक फोर्स न्यूक्लियर एंड वन इज न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स। Thus, we have 4 type of interactions: one gravitation, second electromagnetic, third weak nuclear force, and fourth strong nuclear force. बच्चों, कल्पना करो कि यह संसार इन्हीं 4 बलों से ही पूरा बना हुआ है। इसके अलावा और कोई बल संसार में नहीं है। There are no other force which are creating this whole world. Now I am talking about gravitation first of all. बच्चों, आप जानते हैं कि आप इस सोलर सिस्टम में हैं जिसमें सन इज द सेंटर, एंड अराउंड दैट देयर आर 9 प्लैनेट्स जस्ट लाइक मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, एंड देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो एंड सो ऑन। आप जानते हैं कि ग्रेविटेशन इज द फोर्स व्हिच बाइंड्स वेरी वेरी बिग ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस, जस्ट लाइक आवर सोलर सिस्टम इज इन बैलेंस ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सन्स ग्रेविटेशन is attracting all these and they are in their respective orbits, अपनी अपनी कक्षाओं में चल रहे हैं। आप सोचिए इनका डिस्टेंस कितना ज्यादा है। अगर हमारी पृथ्वी जो इतनी बड़ी है, हमारे लिए 3rd पोजीशन पे है, अगर इसको हम अपने सोलर सिस्टम के एज से देखें, जहां पे हमारा सोलर सिस्टम बिल्कुल खत्म हो रहा है, तो अभी अमेरिका की एक सैटेलाइट, एक प्रोब ने उसको दिखाया कि इतना छोटी हमारी पृथ्वी है, इतनी बड़ी पृथ्वी, कि अगर हम एक डॉट से, एक पेन से एक डॉट रखते हैं अपने कॉपी में, तो जितनी छोटा वो डॉट है, हमारी अर्थ उतनी छोटी है। ब्रह्मांड के लिए वो कितनी छोटी होगी आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए कि ये ग्रेविटेशन फोर्स बहुत दूरी तक काम करता है। इससे आगे बढ़ें तो आप देखें कि हमारी जो आकाश गंगाएं हैं, बहुत सी आकाश गंगाएं हैं। देयर आर सो मेनी गैलेक्सीज इन द वर्ल्ड। दिस universe is the combination of galaxies. Several galaxies are existing. हमारी एक गैलेक्सी को हम क्या कहते हैं? Our galaxy is known as Milky Way galaxy. अगर हम केवल अपनी गैलेक्सी को देखें, उसके साइज को देखें, इससे बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं, तो आप देखें कि हमारी गैलेक्सी का जो डायमीटर है, यानी यहाँ ये शेप है उसका स्पाइरल, तो यहाँ से यहाँ तक यानी उसका जो डायमीटर है वो नियर अबाउट 1 लाख लाइट ईयर है। मीन light travels from one edge of this galaxy to the other about 1 lakh light year, mean 1 lakh
the distance traveled by light in 1 lakh year. Can you imagine? 3 lakh, 3 into 10 to the power 10, 8 मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में जो लाइट जाती है, वो कल्पना करिए एक साल में कितनी जाएगी। उतना केवल हमारी गैलेक्सी का डायमीटर है। और हमारा सोलर सिस्टम यहाँ कहीं किनारे पर नियर अबाउट सेंटर से 24,000 लाइट ईयर्स पे। तो इस तरह से हम कल्पना कर सकते हैं कि जो ग्रेविटेशन है वो कितने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को बाइंड करता है। बहुत ही आश्चर्य है। इस परमात्मा ने अगर नहीं बनाया तो ये सब कैसे चल रहे हैं। अब देखिए ग्रेविटेशन के बारे में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सबसे सरल है जो उसके नेचर को दर्शाता है। न्यूटन साहब ने ये बताया सबसे पहले कि अगर कोई मास m1 है और दूसरा मास m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, सपोज करिए, कल्पना करिए, तो उनके बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसकी वैल्यू होगी g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर r is the distance between the two celestial bodies. m1 and m2 are the masses of these bodies, and g is the universal constant of gravitation. Its value is 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आप देखें कि ये जो वैल्यू है फोर्स की, ये किस पे डिपेंड कर रही है? ये r जैसे ही बढ़ेगा f का मान कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी r उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल पावर घटता जाएगा। तो ये ग्रेविटेशन बहुत बड़े स्केल पे काम करता है। अब हम एटम स्केल पे अगर आते हैं, एट द डायमेंशन ऑफ एटम, देन दिस इज नेग्लिजिबल, ये बहुत कम हो जाता है, मतलब नगण्य हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। इसलिए अब हम दूसरे फोर्स की बात करते हैं, कुछ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? दिस वर्क्स बिटवीन टू चार्जेस, दो आवेशों के बीच में काम करता है। और आप जानते हैं कि इक्वल चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, एंड अनइक्वल चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमारे एटम में क्या होता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है बहुत फास्ट जो मूव कर रहा है, और एक न्यूक्लियस है, इसमें एक प्रोटॉन हो सकता है, 2 प्रोटॉन हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन। और इसके अंदर न्यूट्रॉन भी होता है जो न्यूट्रल होता है। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना होगा? N इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर 2 प्रोटॉन है तो 2e, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसका 2 गुना होगा। 3 है तो 3 गुना होगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -c होता है। तो ये अट्रैक्शन जो इसके बीच में है, हमने कहा अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो इसके बीच में जो नियम लगता है, जो रूल लगता है, वो कहलाता है कूलम्ब्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं, दैट आर गवर्न बाय कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक कांस्टेंट है। पाई आप जानते हैं, एप्सिलॉन 0 इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम की परमिटिविटी, उसका एक गुण है, दैट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ फ्री स्पेस, एंड इट्स वैल्यू इज 8.85 into 10 to the power -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो यहाँ कूलम्ब साहब ने ये बताया कि अगर 2 चार्जेस Q1 Q2 हैं, उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो उनके बीच में जो काम करने वाला फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी वैल्यू इतनी होगी। कितनी ब्यूटी है इस संसार में बच्चों। देखो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे चार्जेस के बीच में डिस्टेंस वेरी करेगा, बहुत तेजी से उनके बीच की वैल्यू चेंज होगी। जैसे बिल्कुल ग्रेविटेशन की तरह। देखो यहाँ पे ग्रेविटेशन में आप पाएंगे कि ये कांस्टेंट है, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट है, देखिए ये कांस्टेंट यहाँ है, और यहाँ पे g है बड़ा कांस्टेंट। बाकी देखिए यहाँ Q1 Q2 r स्क्वायर है, m1 m2 r स्क्वायर। हाँ, हमारी प्रकृति कितनी सिमेट्रिक है, इससे हमें कितना पता चलता है। तो वी गेट दिस आइडिया। तो ये कूलम्ब्स लॉ वर्क्स बिटवीन टू चार्जेस। नाउ वी कम टू द लेवल ऑफ एटम। एटम में क्या है? ये कूलम्ब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा है, और ड्यू टू दिस हम जानते हैं कि एक सर्कुलर मोशन के लिए या इस तरह के मोशन के लिए हमें सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपेटल मतलब वो फोर्स जो किसी चीज को कर्व में घुमाता है। जैसे अगर हम एक धागे से इसको बांध दे घुमाएं, तो धागा जो है इसको सर्किल में घुमाएगा, इट विल रोटेट दिस in a circle. But if we cut that thread, what will happen? It will move in this direction, tangential direction में भाग जाएगा। तो खैर, I am talking about the centripetal force is provided by the electrostatic force, इसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और ये चल रहा है। अब आप कल्पना करिए बच्चों कि अगर बाय द वे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर गायब हो जाए तो क्या होगा? सेकंडों में ये एटम डिस्टर्ब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाएगा। और इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स कहते बनते हैं, एटम का कॉम्बिनेशन है, और इनके बीच भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है, यानी एटम अलग हो जाएंगे, मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। हमारी बॉडी क्या होगी?
सेकंडों में वाष्पीकृत हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चली गई। ये देखिए, ये फोर्सेस बाइंड कर रहे हैं, मीन वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब बच्चों, जो ये तो एक बैलेंस हुआ। अब इसके बाद हम आते हैं न्यूक्लियस के इनसाइड। न्यूक्लियस के इनसाइड आप जानते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन क्या है? इक्वल चार्जेस हैं, प्लस प्लस। What will happen according to Coulomb's law? There will be a great repulsive force between the protons. But even then, if there is a great repulsive force between the protons, then how the nucleus is intact? न्यूक्लियस कैसे बंधा हुआ है? तो उस लेवल पे अब हम आते हैं कि एक तीसरा बल जो प्रकृति का है वो न्यूक्लियर फोर्स है। इट हैज टू फॉर्म्स, वीक फोर्स एंड स्ट्रांग फोर्स। बच्चों, वीक फोर्स जहां पे हमारा अल्फा बीटा गामा आप देखते होंगे न्यूक्लियस से निकलता है, रेडियो एक्टिविटी उसमें ये रोल प्ले करता है बीटा डीके में। लेकिन जो स्ट्रांग फोर्स है, द स्ट्रांग फोर्स बाइंड्स दिस न्यूक्लियस, इसको बांधे हुए है। अब आप इसका डायमेंशन देखो बच्चों। तो इस तरह से आपने देखा कि कितने बड़े बड़े फोर्सेस बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ग्रेविटेशन वर्क करता है और बहुत शार्ट डिस्टेंस के लिए न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है, और इन बिटवीन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है। अब देखिए बच्चों, व्हाट विल हैपन, अब यहां पे देखिए कि न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस है और ये हमारा एवरेज साइज ऑफ एटम है। आप ताजुब करेंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड कि दिस डायमेंशन इज अबाउट 10 to the power -10 मीटर, इस रेंज में इसका डायमेंशन। और अगर हम एट न्यूक्लियस की बात करें तो डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10 to the power -14 मीटर। और इसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं, these are called न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स, इनको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो एक न्यूक्लियॉन का डायमेंशन क्या होगा बच्चों? न्यूक्लियॉन का डायमेंशन यानी एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, इसका नियर अबाउट है 10 to the power -15 मीटर। अब आप समझ गए कि कितना सूक्ष्म लेवल पे हम पहुंच गए हैं, कितने माइन्यूट लेवल पे हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स इसको बाइंड करता है, न्यूक्लियर स्ट्रांग फोर्स इज बाइंडिंग दिस। इतनी सरप्राइज है। तो इस तरह से ये चार फोर्स तो हुए, लेकिन अब कुछ दिन पहले अबाउट इन 1778 79 के 60 तक तो ये 4 फोर्सेस माने जाते थे। उसके बाद में 3 वैज्ञानिकों ने, जिसमें हमारे पाकिस्तान के डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब, मैं वाकई सलाम करता हूँ कि इतने महान वैज्ञानिक, जिनको इन तीनों वैज्ञानिकों को 1979 में नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में। अब्दुल सलाम साहब आज भी अपने कल्चर के प्रति इतने डेडिकेटेड हैं कि जब नोबेल प्राइज लेने गए तो पाकिस्तान का जो पारंपरिक ड्रेस है, पगड़ी और उनका कुर्ता पजामा, उसमें गए थे। कितना अपने देश के प्रति सम्मान है उस आदमी, सोचिए। जैसे हमारे रमन साहब थे। खैर 79 में इन 3 वैज्ञानिकों ने, दो वैज्ञानिक और हैं, अभी हम नाम स्लिप कर रहा है, तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिल करके इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और न्यूक्लियर वीक, इनको ये पाया कि ये दोनों ही फोर्सेस एक ही इंटरेक्शन से क्रिएट होते हैं, यानी इनको मिला करके एक नया फोर्स का नाम दिया गया जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोवीक। अब इलेक्ट्रोवीक जो है, यानी अब हमारे पास टोटल कितने फोर्स हो गए बच्चों? ग्रेविटेशन और इसको मिला करके इलेक्ट्रोवीक एंड न्यूक्लियर स्ट्रांग फोर्स। There are 3 forces in the nature which are governing the whole universe. पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण यही 3 बल कर रहे हैं। कितनी सरप्राइजिंग है कि 3 बलों के द्वारा इस ब्रह्मांड का अस्तित्व है। कल्पना करिए कि अगर ये फोर्स गायब हो जाए तो क्या होगा? मतलब बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, within a fraction of second, then what will happen? The nucleus will be destroyed.
and when nucleus is destroyed, the whole atom is destroyed. Ultimately there will be complete annihilation of this world. बिल्कुल खत्म हो जाएगा संसार। और आपने देखा होगा अगर ग्रेविटेशन गायब हो जाए तो क्या होगा। ग्रेविटेशन तो इतना महत्वपूर्ण है कि जो सन है, सन और उससे हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, इसका डिस्टेंस निश्चित है। अगर ये पृथ्वी अपने से सन की तरफ चली जाए तो हम लोग जल के खत्म हो जाएंगे, और अगर इससे बाहर चली जाए तो हम लोग फ्रीज कर जाएंगे। तो जो जोन है, जिस जोन में अर्थ मूव करती है, एक पर्टिकुलर जोन है, उसी में पृथ्वी रह सकती है, इसी में जीवन है। तो ग्रेविटेशन कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है जीवन के लिए, आप कल्पना करिए। इस तरह से ये जो तीन फोर्सेस हैं नेचर के, यही सब कुछ हैं, और इन्हीं के द्वारा हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा हमारे आपके बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, वो भी इसी के द्वारा हो रहा है। हमारी बुद्धि में जो कुछ भी आ रहा है, आपकी बुद्धि में, ब्रेन में जो कुछ भी जा रहा है, सब कुछ इन्हीं बलों का मैनिफेस्टेशन है। अच्छा बच्चों, अब आइए हम एक नई चीज आपसे डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे साहित्य, हमारे जो अध्यात्म में क्या बताया गया है। देखिए हमारा कल्चर कितना स्ट्रांग है, इसी को हम एम्फैसिस करेंगे, इस पे हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे। इस ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है हमारे आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, वो कैसे। एक्चुअली भगवान के तीन स्वरूप हैं। पहला है महाविष्णु, दूसरा है गर्भोदक साई, साई विष्णु, और तीसरा है क्षीरोदक साई विष्णु। महाविष्णु समस्त ब्रह्मांडों और पूरे का नियंत्रण करते हैं। गर्भोदक साई विष्णु भगवान ये हर पैरेलल यूनिवर्स में जाकर के उनमें वेरिएशन क्रिएट करते हैं। और तीसरे हैं क्षीरोदक साई, जो एक परमाणु के अंदर तक में समाये हुए हैं, ये पूरे ब्रह्मांड का नियमन ये कर रहे हैं। अब देखिए, इनसे महाविष्णु भगवान से जो सबसे मूल प्रकृति, सबसे महत्वपूर्ण प्रकृति का अंश प्रकट होता है, वो कहलाता है महत तत्व। और ये जो महत तत्व है, इसी से आगे ब्रह्मांड का निर्माण होता है, महत तत्व के द्वारा ही। अब इसको आपने देख लिया। अब देखिए, ब्रह्म के जो अंश हैं, जो ईश्वर के अंश हैं, हमारी फिलॉसफी कहती है कि ब्रह्म की सत्ता छाई हुई है। अभी हमने पिछले लेक्चर में बताया था। तो ब्रह्म की सत्ता है, तो जी हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है। देखिए, ब्रह्म की दो शक्तियां हैं, जो अभी हमने बताया, क्षीरोदक साई, और तीन तरह के भगवान विष्णु। तो वो तीनों मिलकर कैसे काम करते हैं। ब्रह्म की सत्ता एक है पराशक्ति, परा या चेतन शक्ति, और दूसरी है अपरा या जड़ शक्ति। ये ईश्वर की, ब्रह्म की दो शक्तियां हैं। अब इनके मिलने से एक तीसरी शक्ति बनती है, जिसे हम जीव कहते हैं, जिसमें हम सब हैं, जितने लिविंग हैं। अभी कैसे बनती है, परा और अपरा के संयोग से। अपरा क्या है, दिस इज ये प्रकृति है। प्रकृति से निर्माण होता है। तो जब परा और अपरा शक्तियों के मिलन से महतत्व का विकास होता है, और महतत्व के विकास से इसका जो अगला भाग है, जब ये और मैच्योर हो जाता है। देखिए, प्रकृति में तीन गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। तो तीन गुणों से युक्त जो प्रकृति है, उसी के द्वारा इस महतत्व का विकास हुआ। फिर ये आगे जब और मैच्योर होता है तो इसको अहंकार तत्व कहते हैं। अब इसमें और भी गुण विकसित हो जाते हैं, और इससे आगे आने पर इसमें मनस तत्व विकसित होता है। मनस तत्व, इसी के द्वारा फिर आगे ये जो जितने भी पार्टिकल्स हैं नेचर, उनका क्रिएशन इसके आगे के स्टेज में होता है। तो अभी विज्ञान हमारा यहां तक पहुंचा ही नहीं।
अब हम आपसे बताते हैं कि कहाँ तक पहुंचा है। तो इस तरह से अगर हम देखें, अब जब ये सृष्टि उत्पन्न हो जाती है या क्रिएट हो जाती है, तो उसका लालन पालन तीन महान देव करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शंकर भगवान। कितना अद्भुत है। देखिए, हमने अभी बताया कि इस पूरा ब्रह्मांड तीन फोर्सेस से चल रहा है। फर्स्ट ग्रेविटेशन, सेकेंड इलेक्ट्रोवीक और थर्ड न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग। हमारी फिलॉसफी क्या कहती है कि तीन देव हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। प्रकृति त्रिगुणा है। प्रकृति का क्या गुण है? त्रिगुणा। त्रिगुणा त्रिगुणा क्या है? रज, सत्व, रजस और तमस। प्रकृति भी तीन गुणों से युक्त है, यानी तीन नेचर है, वहां भी तीन नेचर है। इसके बाद में अभी हमने बताया कि भगवान खुद तीन रूपों में आते हैं। भगवान का जो मूल पर ब्रह्म है वो तीन रूपों में प्रकट होते हैं। पहला है, अभी हमने आपको बताया कि पहला रूप क्या है? महाविष्णु। फिर क्या बताया? गर्भोदकशायी विष्णु। फिर क्या बताया? क्षीरोदकशायी विष्णु, जो एक एक आइटम तक में समाये हुए हैं। कैसे समाये हैं ये बात में बताएंगे। तो तीन यहां भी है। कितना आश्चर्य है कि जिस ज्ञान को आज विज्ञान पहुंच रहा है कि तीन बल फोर्सेस हैं नेचर के, हमारी फिलॉसफी कितने हजारों सालों से इसका पहले से ही संस्कृत में इन श्लोकों के द्वारा प्रकट कर दिया गया है, हमारे वेदों में प्रकट कर दिया गया है इस ज्ञान को कि प्रकृति त्रिगुणा शक्ति है। और ये देखिए कि ईश्वर इससे ऊपर है, मतलब ईश्वर के कंपोजिशन में प्रकृति का कोई ला, वो उसे खुद बनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इसका संचालन कर रहे हैं और तीन भगवान के तीन जो अंश हैं वो उन्हीं के द्वारा क्रिएशन होता है। और देखिए फिर तीन तत्व भी बनते हैं। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है उसी को ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्मा मत समझिए, ब्रह्म। ब्रह्म कौन सा है? उससे हम कहते हैं, इसी को कहते हैं महत ब्रह्म। महत तत्व को ही एक ब्रह्म भी कहलाता है। दूसरा हमारा बनता है फिर अहंकार, और तीसरा तत्व जो बनता है वो मनस तत्व है, जिसके द्वारा, अब मनस तत्व के आगे क्या होता है? मनस तत्व के आगे रश्मियों की उत्पत्ति होती है। और उन रश्मियां क्या हैं कि वेदों की ऋचाएं हैं। वेदों की ऋचाएं हैं जिनके द्वारा उन्हीं वेदों के ऋचाओं के कंडेंसेशन से मैटर फॉर्म होता है। कंडेंसेशन, जैसे आपने देखा होगा कि जाड़ों में आपने देखा होगा कि घास पे तमाम पानी की छोटी छोटी बूंदें ओस पैदा हो जाती है। कैसे, कहाँ से आती है? वैसे तो नहीं दिखाई पड़ रहा है वायुमंडल में, क्योंकि जब ठंडी सरफेस कोई भी पाती है वाष्प, तो उस पर घनीभूत हो जाती है, कंडेंस्ड हो जाती है। तो ऐसे ही जब रश्मियां कंडेंस्ड होती हैं तो फिर मैटर फॉर्म में आ जाती हैं। हम आगे के लेक्चर में आपको बताएंगे, अगर आपको इंटरेस्ट होगा, कि कैसे मैटर का फॉर्मेशन होता है, कैसे मास क्रिएशन होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन बनते हैं, कैसे अदर प्रोटॉन्स बनते हैं, कैसे अदर क्रिएटिव फंडामेंटल पार्टिकल्स बनते हैं। तो बच्चों, बहुत बड़ी बात आज आप लोगों के सामने हम लोगों ने डिस्कस किया। और एक चीज़ और आपको बता दें कि हम अभी तक यही जानते थे कि जो मैटर है, पदार्थ है, वो किससे बना है? एटम से। अब एटम के तीन कॉम्पोजिशन हमने बताए, एक तो है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और है न्यूट्रॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। बच्चों, इलेक्ट्रॉन तो फंडामेंटल पार्टिकल है, लेकिन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल। ये मूल नहीं, ये भी किसी और कण से बने। अब वो कण क्या है और फिर वो कण कैसे बने हैं, उसके आगे क्या है, अगर हम जाएं तो बहुत ही आनंद आता है। ये पूरा ब्रह्मांड किस लेवल पे प्रकृति ने बनाया है, यानी ईश्वर को हमें मानना ही पड़ेगा, उसकी सत्ता, नहीं तो इसका जो नियमन है वो कैसे संभव है। तो हमारा जो अध्यात्म है वो कितना आगे है, आप कल्पना कर सकते हैं कि बहुत आगे हैं हम अध्यात्म में। और आज पूरी दुनिया में उसको फॉलो किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम ही फॉलो कर रहे हैं, आज योग पूरे संसार में उसका
नियमन क्यों, प्रचार प्रसार क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सिद्धांत हैं वो बिल्कुल मनुष्य के जीवन को सुख और स्वास्थ्य से भर देते हैं, यानी वो बिल्कुल सही है। तो इसी तरह जो हमारे आध्यात्मिक जो विजन है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल क्लियर हैं। और उनके द्वारा अब आप देखें कि ये जो तीन है, अब ये इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बच्चों ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये अलग एक पार्टिकल से बना है जिसे हम क्वार्क कहते हैं। यानी नेचर में अब ये प्रोटॉन देखिए, क्वार्क 6 तरह के होते हैं, 1 2 3 4 5 6, अप डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, और दो और हैं, अप डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, टॉप बॉटम। इन 6 क्वार्क्स, ये 6 क्वार्क्स और ये इलेक्ट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ नेचर जिनके द्वारा हम एटम्स का फॉर्मेशन होता है। ये इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर जो बना है वो इससे बना हुआ है। अब इनके अंदर कौन से फोर्सेस वर्क करते हैं कि जो प्रोटॉन को बना देता है उसको कौन सा बल बांधता है, न्यूट्रॉन को कौन सा बल बांधता है, और अभी हमने ये तो बता दिया कि इसके अंदर बाहर कौन सा बल काम करता है। वो भी आप देखेंगे अल्टीमेटली कि हम जो 3 फोर्सेज आपको बताए थे वही काम करते हैं, उनमें से एक बल काम करता है। तो कितना आश्चर्यजनक है ये संसार। अभी आपने देखा कि हम वैसे पढ़ तो रहे हैं एटम, लेकिन अगर पूरे ब्रह्मांड को देखें उस नटसेल में तो सब कुछ उसी का डिस्प्ले है। प्रकृति के जो बल हैं उन्हीं का डिस्प्ले है, और वो बलों के कारण ही पूरा संसार इतना सुंदर बना है। इतने फूल, इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं, इतने अच्छे अच्छे लोग, इतनी सुंदर दृश्य। बच्चों सोचो, किसी फॉरेस्ट में आप जाते हैं तो कितना सुंदर लगता है, कितने सुंदर फूल खिले हैं, कितनी प्रकृति विविधताओं से भरी है। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। प्लांट्स का क्रिएशन कैसे होता है? तो ये प्रकृति एक दूसरे पे बहुत ही निर्भर है, एक दूसरे से मिली हुई है, और यही इस संसार की विशेषता है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के लोग हैं। अब आप सोचिए कि केवल एक ही तरह के लोग होते, कपड़ा केवल एक ही तरह का होता, कितना बोरिंग होता। कलर एक ही होता, कितना बोरिंग होता। जब टीवी ब्लैक एंड व्हाइट होती थी तो बहुत बोरिंग लगती थी। आज कितना अच्छा हाई क्वालिटी पिक्चर हम देखते हैं अपने छोटे छोटे मोबाइल में, स्क्रीन, कितना आनंद आ रहा है। तो इस संसार का आनंद लीजिए। अब आगे हम आपको बताएंगे बच्चों कि जो ये फोर्सेज हैं क्वार्क्स के बीच में कैसे बल काम करता है, कैसे उसको बांधता है, और कैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन का क्रिएशन होता है। तो जो बल हैं, वो जो बल बांधते हैं उनको क्या कहते हैं? बच्चों जितने भी संसार में जितना भी कुछ है, जितना भी मैटर है, उसको हम 2 कैटेगरी में डाल सकते हैं। एक को कहते हैं फर्मियांस और दूसरे को कहते हैं बोसॉन्स। जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनसे संसार बना हुआ है उनको फर्मियांस कहा जाता है, और उनको जो बांधने वाले बल हैं, फोर्सेस हैं, उनको हम बोसॉन्स कहते हैं। आप ताजुब करेंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड, व्हाई बोसॉन्स। फर्मियांस, एनरिको फर्मी जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में फर्मियांस कहा जाता है, लेकिन बोसॉन्स किसके सम्मान में कहा जाता है? आपको गर्व होगा कि आपके ही देश के महान वैज्ञानिक प्रोफेसर एस.एन. बोस, जिनके अंडर में आइंस्टीन भी काम किए, बोस आइंस्टीन थियरी है स्टैटिस्टिकल लॉ, जो इनके नेचर को गवर्न करती है। बोसॉन्स का नेचर को गवर्न करने का एक जो स्टैटिस्टिकल थियरी है उसको कहते हैं बोस आइंस्टीन थियरी, और इसको कहते हैं फर्मी डिरैक थियरी। पॉल डिरैक साहब और एनरिको फर्मी ने बनाया था। तो ये थियरी इन पे लागू होती है, इसके ऊपर फर्मियांस पे, और बोसॉन्स पे लागू होती है वो थियरी। आपको गर्व होगा कि प्रोफेसर एस.एन. बोस, जिनके अंडर में समझिए आइंस्टीन भी काम किए, बोस आइंस्टीन थियरी, ना कि आइंस्टीन बोस थियरी, उनको ना तो डॉक्टरेट की डिग्री दी गई, इतना पार्शियलिज्म हुआ, और ना ही उन्हें नोबेल प्राइज मिला। लेकिन आपके देश में कितनी महान प्रतिभाएं हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इतने महान वैज्ञानिकों ने इस देश में जन्म लिया है, जिन्होंने बहुत कुछ बदल दिया। तो बच्चों ये संपूर्ण जितने भी पार्टिकल्स हैं ब्रह्मांड के, उनको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक फर्मियांस है और एक बोसॉन्स है। फर्मियांस क्या है? ये बोसॉन्स बल हैं, फोर्सेस हैं, फोर्सेस के पार्टिकल हैं जो बांधते हैं, और फर्मियांस फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनके द्वारा ये संसार
बना हुआ है, तो उन कणों को जो बांधने वाले हैं उनको बोसॉन्स कहते हैं, और जो कण हैं उनको हम फर्मियंस कहते हैं। अगले लेक्चर में आपको इसके आगे की बताएंगे। देखिए, एटम शब्द को हम बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन इसको अगर हम पढ़ाने लगे तो 10 दिन गुजर जाएंगे, ये खत्म नहीं होगा, इतना विशाल है, इतना इंटरेस्टिंग भी है। बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। अगले लेक्चर में हम आपको इससे आगे की थ्योरी बताएंगे और आपको और भी आश्चर्य और इंजॉयमेंट होगा कि देखिए कितना अच्छा है, ये प्रकृति कैसे बनी है, कैसे हम सब क्रिएट हैं, कैसे हमारे अंदर जीवन संचालन हो रहा है। चाहे हम बायोलॉजी लें, चाहे केमिस्ट्री लें, कुछ भी लें, केमिस्ट्री में भी मॉलिक्यूल आइटम्स की डिस्कशन होता है। बायोलॉजी में क्या होता है, उससे थोड़ा और ऊपर लेवल आ जाते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स गिव्स अस द शेल, कोशिका। अब हम वहां कोशिका से स्टार्ट करते हैं। कोशिका के अंदर स्ट्रक्चर क्या है, सब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं, एटम आता है। एटम को ब्रेक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन प्रोटॉन को ब्रेक करते हैं तो क्या मिलता है, हमें क्वार्क्स मिलता है। देखिए फिजिक्स कितने माइन्यूट लेवल पे काम कर रही है, फिजिक्स बहुत ही माइन्यूट लेवल पे। और इससे भी आगे भी हम कल अगली थ्योरी में बताएंगे कि मैटर, जब क्वार्क्स किससे बने हैं, इलेक्ट्रॉन्स किससे बने हैं, जब इससे भी नीचे आएंगे तो आपको और भी मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।